दोस्तों नमस्कार। पॉडकास्ट विद डॉक्टर आशीष रौदगी में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे जो गेस्ट हैं उनकी सबसे खास बात क्या है, उनकी सबसे खास बात मैं पहले बता देता हूँ। इंडस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन जब मेरी उनसे अभी रिसेंटली मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे एक ख़ास चीज़ बताई। उन्होंने ये बताया कि दिल्ली में सबसे अच्छे छोले उनके यहाँ मिलते हैं क्योंकि वो गोल्दी हट्टी के मालिक हैं, और साथ ही साथ डायरेक्ट सेलिंग के साथ बहुत लंबे समय से वो जुड़े हुए हैं। वो एक शानदार मैगजीन निकालते हैं, डायरेक्ट सेलिंग टुडे। साथ ही डायरेक्ट सेलिंग अवार्ड्स के को फाउंडर हैं। तो हम स्वागत करेंगे श्री राहुल सूदन जी का। कैसे हैं राहुल जी? थैंक यू सो मच आशीष जी। और इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है इस बिज़नेस को और इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करके, और काफ़ी सारे बिजनेस ओनर्स को बेनिफिट मिलेगा आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करके। थैंक यू वेरी मच। तो वंस अगेन बहुत बहुत मुबारकें। बताइए सर, कहाँ से शुरू करें? शुरू करते हैं। जब पहला मेरा ये पॉडकास्ट का मैंने सबसे पहले डाला तो आपका एक फ़ोन आया, और फिर आपने अपने यहाँ अवार्ड्स में एक कैटेगरी रखी। वो जब मैंने नॉमिनेशन के लिए फेसबुक पे शेयर किया तो नीचे मेरे एक परम मित्र हैं, उनका कमेंट आया कि सर अभी तो आपका पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ है, उस पे अवार्ड्स आते हैं, ठीक है, और आप अवार्ड्स तो बाद में लीजिएगा। तो मैं उन्हें सफाई दे नहीं सकता था, तो मुझे लगा, मैंने वहाँ पे चुप्पी लगाई। तो उन्होंने एक लाइन और लिखी, क्योंकि अवार्ड्स तो आमिर खान ने कहा था खरीदे बेचे जाते हैं। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, अवार्ड से पहले ये समझना ज़रूरी है कि मैगजीन जो डायरेक्ट सेलिंग टुडे मैगजीन है उसका उद्देश्य क्या था। ये पूरी जर्नी में जानना चाहूँगा। हाँ। तो देखिए, क्योंकि अवार्ड एक उसका पार्ट है। राइट। अब 2016 में जब सरकार ने गाइडलाइंस बनाई और सबने बहुत कोशिश की और बहुत सारी एसोसिएशन से ये काम मिलके किया, ये काम को अंजाम दिया, उसके बाद हमें लगा कि हमें ना सरकार के साथ मिलके लोगों के साथ इस परसेप्शन के ऊपर काम करते हैं, इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अब उसमें सबसे बड़ा जो चीज़ हमें लगी वो थी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग डे। तो 26 अक्टूबर को इंडियन डायरेक्ट सेलिंग डे होता है, जिस दिन सारे डायरेक्ट सेलर्स इकट्ठे होते हैं। ये वही दिन है जिस दिन हमारी गाइडलाइंस नोटिफाइड हुई थी। राइट। फिर उसके बाद जो सेकेंड काम किया गया वो डायरेक्ट सेलिंग कॉन्क्लेव था, एक इवेंट प्लेटफॉर्म था। और फिर उसके साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग टुडे मैगजीन शुरू हुई। उन दिनों सबने सजेस्ट किया कि डिजिटल जाना चाहिए, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल है, और आप प्रिंट में क्यों जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगा कि हमारी इंडस्ट्री में आज भी वो कमी है एक कंसिस्टेंट इन्फॉर्मेशन की, तो हमें एक मैगजीन प्रिपेयर करनी है और रेगुलर देनी है। जब ये काम हो गया तो अब ये लगा कि अब हमारी इंडस्ट्री बाकी इंडस्ट्री की तरह सिमिलर कैसे हो। तो इसमें दो चीज़ें की गई। एक, दूसरी इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्शन को बढ़ाया गया, उनके साथ प्लेटफॉर्म शेयर किए गए, यानी D2C जो कंपनीज थी ई कॉमर्स की, उनके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर होती थी। जो रिटेल की कंपनीज थी उनके साथ शेयर होती थी कि हम किस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग एक मॉडल है। और एक शुरू किया गया डायरेक्ट सेलिंग टुडे अवार्ड्स। लेकिन जब शुरू किया गया तब कोविड था, तो पहले ऑनलाइन था। ओके। अब क्वेश्चन ये था कि अवार्ड देंगे कैसे और इसका विजेता कौन होगा। ओके। और सही मायने में देने वाले हम कौन हैं। तो ये जब क्वेश्चन के आंसर्स आ रहे थे तो हमें लगा कि ऑप्शन सिर्फ दो ही बचते हैं, या तो एक जूरी आप बना दें जो चूज कर लें, या आप लोगों को ये ऑप्शन दें कि वो चूज करें और जो रनिंग में उनको अच्छे लगते हैं। जैसे कुछ लोग हैं जिन्होंने 10 साल 15 साल 20 साल पहले काम किया था, क्या आप उनको विजेता बनाना चाहते हैं, या जो करंट में है, जिसने कल काम किया, 24 घंटे पहले काम किया, जिसने 6 महीने पहले काम किया, जिसने 2 साल पहले, जो करंट है, उसको कौन सिलेक्ट करेगा। तो करंट लोगों को सिलेक्ट करने के लिए पावर हमने लोगों को दी कि हमने कहा आपका लिंक है, आप नॉमिनेट करें और आप वोट करें। इसके अलावा मुझे और कोई ऑप्शन समझ में नहीं आया। अवार्ड खरीदे बेचे जाते हैं, हाँ बेचे जाते हैं, खरीदे भी जाते हैं, बट मुझे लगा कि मुझे अगर अपनी इंडस्ट्री का ही खरीदना बेचना है और मुझे अपनी इंडस्ट्री के वालों के साथ ही धोखा करना है और उन्हीं का परसेप्शन खराब करना है, तो फिर हम बाहर वालों को क्या खाएंगे। फिर अगर वही गलत हमें कहते हैं तो फिर हम गलत ही हैं। इसलिए इसके अंदर कोई भी कमर्शियल एंगल नहीं रखा गया, इसलिए नॉमिनेशन किया गया। आपका स्टार्टअप हुआ पॉडकास्ट, तो जैसे ही आपने फेसबुक पर डाला तो मैं तो खुद एक्साइटेड था। तो इसलिए जिस दिन आपका फोन आया मैंने छूटते कहा कि कब आना है क्योंकि एक दिन तो यहाँ नहीं था। हाँ। अब आपने अवार्ड लिया, आपने नॉमिनेशन कराया, आपने वोटिंग कराई, लेकिन आपकी वोटिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आपके जीतने के चांसेस हैं क्योंकि इस कैटेगरी में और नहीं है। राइट। ये तो मैंने समझदारी करी। ये आपने समझदारी करी।
और आपके साथ एक सिमिलर कैटेगरी में एक फीमेल पॉडकास्टर हैं जिन्होंने हेल्थ सेगमेंट में पॉडकास्ट करती हैं, वो बॉम्बे से हैं, जिनकी बहुत ज़्यादा वोटिंग हुई है, और लेकिन वो दोनों लेडीज़ के अंदर आज भी फाइट चल रही है। तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है कि आप वोटिंग करके आते हैं। अब अगर किसी को क्वेश्चन है प्रोसेस के ऊपर, तो अगर वो चाहते हैं कि वो डेटा वेरीफाई करना चाहते हैं और कोई एसोसिएशन चाहती है इसको वेरीफाई करने के लिए, या कोई लॉ फर्म वेरीफाई करना चाहती है, तो वो आके कर सकती है। वंडरफुल। राहुल जी, ये थोड़ा सा मैंने जोक से स्टार्ट किया था, पर मैं शुरू से कीन था, क्योंकि जब पहली बार मैंने डायरेक्ट सेलिंग टुडे मैगजीन का नाम सुना था तो मुझे ये अच्छा लगा था। मैं पढ़ने का शौकीन रहा हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने आपको, जब आपसे मेरी बात हुई, मैंने उसका सब्सक्रिप्शन भी लिया। तो मेरा आपकी डायरेक्ट सेलिंग में जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कब स्टार्ट हुई, और वहाँ से फिर डायरेक्ट सेलिंग टुडे तक और डायरेक्ट सेलिंग अवार्ड तक आप कैसे पहुँचे, और ये थोड़ा जर्नी आप शेयर कीजिए प्लीज़। काफ़ी लंबी जर्नी है। हाँ। जल्दी से शॉर्ट में सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। 97-98 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की, इंजीनियरिंग कंप्लीट की। एक्चुअली बड़ा सुनने में अजीब लगेगा, ग्रेजुएशन और इंजीनियरिंग दोनों साथ साथ की थी। तो अच्छा। 2 लाइंस में करी, क्योंकि अच्छा। पढ़ने का शौक था, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी किया और साथ में इंग्लिश ऑनर्स भी किया। अच्छा। अब वो करने के बाद एक अच्छी जॉब मिल गई कैंपस में प्लेसमेंट में। फिनलैंड की कंपनी थी, उनके इंडिया का जो काउंटर पार्ट्स थे उनके यहाँ जॉब मिल गई इंजीनियर मार्केटिंग की। फिर जैसे एक दिन होता है कि कोई एक दिन दोस्त आता है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी दिखानी है, चल तुझे दिखाता हूँ। चल तुझे दिखाता हूँ। उसने मुझे दिखाई और मुझे 4 घंटे के बाद समझ में आ गया कि यही करना था और कुछ नहीं करना। ओके। मैं शायद उनमें से था जिसके घर पे जाके ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। मैं अपने घर गया, अपने पिताजी को समझाया, उन्होंने सीधा कहा मुझे समझ नहीं आया, पर मेरे को तेरे पे ट्रस्ट है, अगर तुझे लगता है कि तुझे करना चाहिए तो Wonderful। करना चाहिए। मतलब मैं जब बातें करता हूँ तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मेरी फैमिली अगेंस्ट थी। आप सही कह रहे हैं। मुझे तो बहुत, अब उतने सालों में तो काफ़ी लोग मिले, और इनफैक्ट मेरे जो पिताजी थे उन्होंने कहा कि एक काम कर सकते हो, तो अपने जीजा जी से बात कर सकता है, वो थोड़े यंग है, हो सकता है ये नई तरीके की चीज़ है, उनको समझ में आए। मेरे जीजा ने मुझे जो कही वो बात, मुझे तो आज तक यकीन नहीं होता कि क्या सोच थी उनकी। उन्होंने कहा कि राहुल, अगर रिस्क है ना तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि तेरी जो उम्र है ना उसमें अगर तुम रिस्क नहीं लोगे तो फिर कब लोगे। बिल्कुल ठीक बात है। कह रहे अब तुम 50 साल की उम्र में जाके रिस्क तो लोगे नहीं। कह रहे तेरा दिल करता है, तेरे को जो समझ में आता है और तुझे लगता है कि ये 50-50 है, तब भी करना चाहिए। अब आप समझो ऐसे माहौल में अगर किसी को मोटिवेशन मिले काम करने की, तो मैंने तो डे 1 से काम करना शुरू कर दिया। पहला साल स्ट्रगल था, डायरेक्ट बहुत सारे किए, टीम कम थी, क्योंकि डायरेक्ट से टीम को कैसे बनाते हैं शायद वो सुनने का पेशेंस नहीं था अपलाइन से। तो आपकी कहानी डीडीएल जैसे मिलती है, नाम भी राहुल है और वहाँ पे भी फादर सपोर्ट कर रहा था। और एक्चुअली में उसके आगे की कहानी भी सिमिलर है कि मेरे फादर इन लॉ मना कर रहे थे शादी के लिए और बाकी वहाँ पे भी मान गए थे। तो अच्छा। ये जा सिमरन जा वहाँ पे भी हो गया, जहाँ पे सिमरन जा वहाँ पे भी हो गया। और मैं तो कहूँगा कि मैं तो उन लकी लोगों में से था, डायरेक्ट सेलर, जिनको अपने फादर इन लॉ या अपने रिलेशनशिप में जाके समझा के शादी करने में भी इशू नहीं आया, क्योंकि शायद उनको जो मैं चाह रहा था वो समझ नहीं आ रहा था, पर शायद वो मुझे देख रहे थे और वो समझ रहे थे कि मैं जो कह रहा हूँ मैं ठीक कह रहा हूँ। तो आपने डायरेक्ट सेलिंग एज ए डिस्ट्रीब्यूटर कितने समय तक की? मैंने 5 साल एज ए डिस्ट्रीब्यूटर किया, और शायद जिसके लिए लोग करते हैं वो मुझे 5 साल में ही मिल गया। मेरी शादी कर ली, गाड़ियाँ आ गई, आपको 50,000 लोग आपका वेट करते हैं। वंडरफुल। बस एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, एक एक्सीडेंट ऐसा हुआ जिसके अंदर जिंदगी 360 डिग्री बदल गई। अच्छा। तो मेरे साथ उल्टा हुआ। जनरली लोगों के साथ पहले स्ट्रगल होता है फिर सक्सेस होता है, मेरे साथ पहले सक्सेस आ गया। सक्सेस आ गया और हर तरीके से आ गया, टीम से आ गया, लीडरशिप से आ गया, कंपनी से आ गया, मैनेजमेंट के पार्ट बन गए, ट्रेनिंग बनाना शुरू कर दी, इवेंट्स करना शुरू कर दिए। सन 2000 में तालकटोरा इवेंट हो गया, शिवखेड़ा सबके इवेंट किए, फिल्म स्टार्स के साथ इवेंट करते थे। लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ सब कुछ ज़िंदगी उथल पुथल हो गई। उसके बाद 1.5 साल कुछ नहीं कर पाए उस एक्सीडेंट की वजह से, और फिर जब तक उठे तब तक सब कुछ ख़त्म हो चुका था, क्योंकि जिन कंपनियों में मैं काम करता था वो कंपनी ठीक नहीं थी। ओके। सही मैंने में तब ये नहीं पता था कि पिरामिड पॉन्जी स्कीम क्या होती है। तब लगता था कि सब चीज़ें डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग होती है, उन दिनों हम नेटवर्क मार्केटिंग कहते थे। वो तो तब जाके समझ में आया 2010-11 में जाके कि गलत और ठीक चीज़ें क्या होती हैं। इसका मतलब जो आपका पेन था वो आपने कहीं ना कहीं अपने आप के लिए बदला, और साथ ही साथ दूसरों के लिए रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरों के लिए तो पता नहीं बना नहीं बना, हाँ मुझे अपना एक दुख था कि जो मुझे इतने साल काम करके, मैं जब पढ़ लिख चुका था,
मैं ट्रेनर था, मैं एजुकेशन में था, मैं सब कुछ ठीक कर रहा था, फिर मेरे में इतनी समझ क्यों नहीं थी गलत और ठीक चीज़ को पहचानने की। राइट। और मैंने सिर्फ अपना ही करियर खराब किया। मेरे साथ शायद 50,000 लोग होंगे जम्मू, पंजाब, गोरखपुर में, कि गलत प्रोडक्ट के इसको कवर अप करने के चक्कर में जो गलत कंपनियां होती हैं उसमें प्लान में जब आप काम करते हैं तो आपका फ्यूचर नहीं है। तो मैंने गलत चीज़ से शुरू किया, लेकिन इस इंडस्ट्री को समझ आ चुका था, इस इंडस्ट्री में काम करना चाहता था, इसलिए फिर शुरू किया इसको समझना। फिर मैंने जॉब में ट्राई किया, मुझे एमवे में जॉब मिल गई। मैं ट्रेनर बना एमवे में, हरियाणा रीजन था मेरे पास। एमवे ने मेरा इंटरेस्ट जगा दिया ट्रेनिंग में। उसके बाद मैंने उसके बाद एक ट्रेनिंग फर्म में जॉब की जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग बनाना सीखा। तो उसमें मैंने फिर ग्लोबली मल्टीनेशनल जितनी लीडिंग थी वहाँ पे जाके ट्रेनिंग्स देते थे, उनके लिए ट्रेनिंग बनाते थे, एंड ऑलमोस्ट इंडिया की टॉप 100 कंपनीज के लिए काम करते थे। एंड देन फिर उसके बाद एक और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को लीड किया इंडिया के अंदर, एंड देन फिर 2010 से कंसल्टिंग में है। वंडरफुल। और ये डायरेक्ट सेलिंग टुडे आपकी 2016 में चालू हुई? 2017 में। 2017 में। और अवार्ड्स 2020 में? 2020 में सर, बिल्कुल सही कहा। वंडरफुल। तो जर्नी आपकी कंटिन्यू चल रही है। तो डायरेक्ट सेलिंग से जैसे आपने, जो मुझे समझ में आया कि आपको ऐसा लगता है फर्स्ट, मतलब लव एट फर्स्ट साइट वाला, तो आपको ये इंडस्ट्री अच्छी लगती है? क्या ब्यूटी लगती है आपको इस इंडस्ट्री में? देखिए, मेरा मानना यह है कि आप जिंदगी में काम 3 चीज़ों के लिए करते हैं जिसको हम 3P कहते हैं: पैशन, पर्पस और प्रॉफिट। राइट। पैशन, पर्पस, प्रॉफिट। ठीक है। आप अपने शौक के लिए काम करेंगे, आप अपने उद्देश्य के लिए काम करेंगे, और अपने प्रॉफिट के लिए काम करेंगे। राइट। इनमें से किसी की 2 चीज़ अगर मिल जाए कि मेरा उद्देश्य एक एनवायरनमेंट को अच्छा बनाना है और उसमें आपको पैसे मिल जाएं, बहुत बड़ी बात है। वंडरफुल। अब मेरा पैशन है फिल्म बनाना और मेरे को फिल्म स्टार होकर पैसे भी मिलने लग जाएं, और भी बड़ी बात है। मुझे तीनों चीज़ें इस लाइन में मिल गई। वंडरफुल। शुरुआत शायद मैंने प्रॉफिट को देख के की होगी, कुछ टाइम के बाद वो पैशन कब बन गया पता नहीं चला, और फिर जब वो गलत कंपनी को कर लिया ना, उसके बाद वो पर्पस बन गया लाइफ का कि उसको ठीक करने का। तो कोई मुझसे कहे कि ये इंडस्ट्री कैसी है, तो मुझे लगता है कि मुझे तो उसके अलावा और कोई नज़र ही नहीं आया। वंडरफुल। कि किसी से कंपेयर करूं तो पता चले कि ये अच्छा है बुरा है। मेरा तो उससे निकलने का मन ही नहीं किया कि मैं कुछ और भी देखूं। कुछ चैलेंजेस लगते हैं आपको इस इंडस्ट्री में? जिंदगी एक चैलेंज है सर, तो हर चीज़ में चैलेंज है, और इसके 3 मेजर स्टेक होल्डर हैं: कंपनी, डायरेक्ट सेलर और गवर्नमेंट। तो हर एक की तीनों का रोल है, उसकी स्ट्रेंथ है, उसकी वीकनेस है, हर एक ने अपना काम पूरा करना है। चैलेंज ये है कि ये इंडस्ट्री का जो बिजनेस मॉडल है और जो मनी सर्कुलेशन का जो डेफिनेशन है, वो एक आम इंसान को उसका फर्क समझ में नहीं आता, पहचान नहीं पाता। वो ये नहीं पहचान पा रहा कि ये गलत चीज़ क्या है और ठीक चीज़ क्या है। पीतल और सोने का अंतर पहचान नहीं पा रहा, क्योंकि दोनों दिखते एक से हैं दूर से। या ये समझो कि सोने का चढ़ा हुआ पानी और सोने का फर्क नहीं समझ में आ रहा। पीतल और सोने में तो शायद फिर एक फर्क समझ में आ जाएगा लोगों को। तो इसका चैलेंज यही है कि इसकी जो ठीक चीज़ है वो हमें ठीक तरीके से लोगों तक पहुंचानी है। मेरा मानना है इस बिजनेस में ना ही किसी कन्विंसिंग की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ जानकारी की। सबसे सिंपल बिजनेस है, सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड। आप सरकार से ठीक चीज़ लीजिए, ठीक चीज़ डिलीवर कर दीजिए, ना बीच में तड़का लगाना है ना कुछ करना है। तो असल में और कोई चैलेंज ही नहीं है। राहुल जी, एक क्वेश्चन है मेरे मन में जो मुझे लगता है सिर्फ आपसे ही पूछा जा सकता है जी, क्योंकि आप नई डायरेक्ट सेलिंग को, कंपनीज को हेल्प करते हैं फॉर्मेशन में। मुझे ऐसा लगता है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनाना इस देश में आज भी एक आसान काम है, पर उसे सफलतापूर्वक चलाना बहुत कठिन है। ये कहाँ तक आपको सच लगता है, और आप इससे सहमत हैं या नहीं सहमत हैं? आपकी क्या व्यूज़ हैं? मैं इसकी बात का आंसर ना आप ही की बात से देता हूँ, जो आपने DDLJ वाली बात से कही। मेरे चाचा जी ने मुझे ये बोला कि प्यार में पड़ना आसान है पर शादी बड़ी मुश्किल है, सोच के करियो। ये आग का दरिया है। और चाचा जी ने बहुत बैठ के समझाया कि दुनिया ऐसी नहीं चलती, सपनों को प्रैक्टिकल शेप देनी पड़ती है। उसी तरीके से मुझे लगता है कि जब कोई इंसान या जब कोई डायरेक्ट सेलर, जब कोई लीडर वो कंपनी से, किसी पॉलिसी से कंफर्टेबल नहीं होता, तो उसको कम्युनिकेट करने के बजाय, उससे डायलॉग करने के बजाय या बातचीत करने के बजाय एक एडवर्स रिएक्शन ले लेता है। हमें ये मानना पड़ेगा कि 2 लोग जब बिजनेस कर रहे हैं तो दोनों की 100% बातें एक दूसरे को कैसे मिल सकती हैं। ठीक है। हस्बैंड वाइफ की नहीं मिलती, पर आप एक सिस्टम निकालते हैं बीच में डिस्कशन का
तो मुझे लगता है कि डिसीजन जनरली वहाँ लिया गया है जहाँ पे मोनोलॉग होता है कि मैंने बोला और आपने सुना, लेकिन जहाँ पे वार्तालाप होती है ना, वहाँ पे लोग छोड़ते नहीं हैं, बात करते हैं। अब हर सिस्टम का एक वैल्यू है, एक टाइम है, एक पेशेंस है, एक कल्चर है जिसमें आपको चलना है। तो पहले तो मुझे लगता है कि आपस में बातचीत होनी चाहिए। दूसरी चीज़, शुरुआत तो कभी भी कर लो, लगता है शुरुआत करने में कुछ भी नहीं, चलाने का स्किल एक अलग ही बॉल गेम है। उसके लिए तो मेरा मानना यह है कि अगर आप किसी को ये समझाओ कि एक कंपनी के अंदर सेल्स, मार्केटिंग, लॉजिस्टिक्स, फाइनेंस, इन्वेंट्री, आईटी जैसे ये 7 तो डिवीजन है, उसके बाद आपकी जो फाइनेंस वाले जो डिवीजन है और जो लीगल कंप्लायंसेस वाला डिवीजन वो भी है। चलिए आप ये समझिए कि एक कंपनी को चलाने के लिए कितने सारे डिविजन्स की रिक्वायरमेंट है। आपकी सेल्स है, मार्केटिंग है, लॉजिस्टिक्स है, फाइनेंस है, अकाउंट्स है, आईटी है, ऑपरेशंस है, फिर कंप्लायंस है। ये सब चीज़ों की नॉलेज नहीं होती। अब उसको जब आपको नॉलेज नहीं है, जब आप एक टीम तो बिल्ड नहीं कर पाए, आप काम तो कर नहीं पाए, और आप लगेगा कि ये 7 डिवीजन आप हैंडल कर पाएंगे, तो 100 में से आप 90% तो आप मान के चलिए फेल ही होंगे। मतलब ज़्यादातर लोग वही हैं, आज तेरा भाई गाड़ी चलाएगा। हाँ सिर्फ, हाँ दिल्ली वाले तो ये बोल सकते हैं, हाँ बैंगलोर और हैदराबाद वाले तो ये भी नहीं बोलते शाम को, बट जोश में हैं। और ये बात वो समझ नहीं पा रहे, ये एक टेम्परेरी चीज़ है जो उनके लाइफ को, उनके करियर को और प्रॉब्लम में डाल सकता है। अच्छा, नहीं बढ़िया है सर। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि ये इंडस्ट्री को पार्ट टाइम करना चाहिए या फुल टाइम करना चाहिए? जैसे मन करे। 100 का नोट अच्छा है या 500 का नोट अच्छा है, फिर 100 का एक नोट अच्छा है या 500 के नोट 5 अच्छे हैं, या 500 के 10 नोट चाहिए। जिसको जितनी इच्छा है वो उस हिसाब से काम कर ले। आप पार्ट टाइम करना चाहें, फुल टाइम करना चाहें, ये आपकी कॉल है। ये एक, लेकिन इसको एज अ बिजनेस देखें। ओके। जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप कंपेयर करते हैं कि मेरा एक 3 से 6 महीने का एक जेस्टेशन पीरियड होगा, 9 महीने भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग आप कितना काम कर रहे हैं। आपको प्लानिंग करके चलना पड़ेगा, आपको अपना घर देख के चलना पड़ेगा, आपको अपनी एजुकेशन देख के चलनी पड़ेगी। तो मेरा मानना है कि जो वो उसका अपलाइन है या उसका जो मेंटर है सिस्टम के अंदर, उसको गाइड करना चाहिए कि किस तरीके से सिस्टम को लेके जाए। राइट। बाकी जैसे मेरे को लगा मेरे को छोड़ देना चाहिए, वैसे हर एक को नहीं डिसीजन लेना चाहिए। सबको वो देख के चलना चाहिए कि प्रैक्टिकली उनको इससे क्या चाहिए। चलिए, अब आते हैं आपकी मैगजीन पे। तो आज क्या सर्कुलेशन है? क्या हम मैगजीन को भारत के कोने कोने तक वो पहुंच पा रही है? क्योंकि ये मुझे लगता है पर्सनली कि वो मैगजीन भारत में ज़्यादातर डायरेक्ट सेलर के पास पहुंचनी चाहिए, उनके हाथ में। ये तो मेरी भी इच्छा है, और आपने मेरी अगले साल की टारगेट की बात कर ली। देखिए, ये जो मैगजीन है असल में ये B2B की मैगजीन है जी। अब B2B और B2C के प्रोडक्ट में, प्रिंट में क्या होता है कि B2B का मतलब है ये इंडस्ट्री ओनर्स और गवर्नमेंट रेगुलेटरी लोग, पॉलिसी मेकर्स के लिए, कि हम उनकी ठीक चीज़ गवर्नमेंट में, पॉलिसीज़ में और इंडस्ट्री लोगों को कैसे समझाएं। तो इसके अंदर जनरली आपको मैन्युफैक्चरिंग के लॉस, प्रोडक्ट की डिटेल्स, नए कंप्लायंसेस, कोई स्टेट में लॉ आया है या TDS में कुछ चेंज हुआ है, ये उनके बारे में है। इसमें कुछ स्टोरीज और कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल या कुछ कहानियां लीडर्स जरूर शेयर करते हैं, पर वो भी एक पर्सपेक्टिव, एक सोच के तहत। से मान लीजिए एक एडिशन है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसकी बात ट्रेनिंग के बारे में, तो उसमें हम किसी पर्टिकुलर जो लीडर हैं उनका व्यू लेते हैं कि आप किस तरीके से ट्रेनिंग को करेंगे। राइट। अगर एक क्वेश्चन है कि डिजिटल नॉलेज के बारे में, सोशल मीडिया के अवेयरनेस के बारे में, तो यही क्वेश्चन है कि वो उसको आप कैसे लेके जाएंगे। अगर मैं समझूं कि बहुत सारे डायरेक्ट सेलर अगर इसको नहीं पढ़ते तो एक्चुअली वो गलत नहीं है, क्योंकि वो उनको उनकी चीज़ नहीं दे पा रही है। उनका जो इंटरेस्ट है जानने में कि मैं बिजनेस कैसे बढ़ाऊं, मैं टीम कैसे बढ़ाऊं, हाँ वो कुछ फैक्टर्स में हमें काम करना है अभी, क्योंकि मुझे मानना है कि इंडस्ट्री में काफ़ी सारे एक्सपीरियंस ट्रेनर्स हैं, आप हैं, आपकी टीम है, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बिजनेस बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो हमने वो कुछ दूसरा पार्ट पे फोकस किया हुआ है, बिजनेस के ठीक कम्युनिकेशन के ऊपर। राइट। जहाँ तक इंडिया में पहुँचने की बात है तो मुझे लगता है कि डिजिटल एक्चुअली में ज़्यादा जल्दी जाएगा। प्रिंट एक बड़ा मुश्किल काम है आज की डेट में। वो मुश्किल काम अच्छा है। मतलब मैं पर्सनली, मैंने बताया कि मुझे तो लिखना और पढ़ना दोनों मुझे अच्छा लगता है, तो मैं तो वो जो बुक हाथ में आती है तो मुझे लगता है कि पहले से पढ़ लूँ, और मुझे डिजिटल पे पढ़ना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए पहला तो 3 साल पहले तो मुझे लगा था कि मैंने शायद गलत डिसीजन ले लिया, क्योंकि जब सारी दुनिया डिजिटल की बात कर रही है और हम आज भी प्रिंट छाप रहे हैं और कर रहे हैं,
पर फिर किसी ने मुझे बोला, कहते कि हिंदुस्तान में या दुनिया में ना हमेशा लिखे को भगवान ही माना जाएगा। हाँ, हमारे यहाँ कहते हैं ना, शास्त्रों में लिखा है, अखबारों में पढ़ा है, तो ये हमेशा एक सच ही रहेगा। दूसरा, डायरेक्ट सेलर के लिए एक टूल है। वो किसी के पास जाता है और उसे कहता है कि तू कह रहा है हमारी इंडस्ट्री नहीं है, ये देख हमारी किताब भी छपती है। ठीक बात है। जब वो किसी को दिखाता है और वो जो अगला इंसान कहता है अच्छा मुझे नहीं पता था कि आपकी इंडस्ट्री में ऐसा भी कुछ चलता है, तो शायद यही एक आपने जीत है। डायरेक्ट सेलर के हाथ में एक टूल दे दिया। टूल दे दिया। राइट। अच्छा, आपने जैसे अभी बोला कि आप कंप्लाइंसेस वगैरह पे कंपनीज को, उनके मैनेजमेंट को ट्रेनिंग भी देते हैं, वो क्या है थोड़ा सा बताइए, और उससे डायरेक्ट सेलर को क्या फ़ायदा है? देखिए, अगर मेरा शिप का कैप्टन या मेरी क्रिकेट टीम का कैप्टन को सारी चीज़ें पता हैं, तो वो मुझे बता सकता है कि आज बारिश होने वाली है तो आज तू कहाँ पे बॉल डालेगा। राइट। वो ये बता सकता है कि इस पर्टिकुलर पिच में मैं 2 साल पहले टेस्ट मैच खेल चुका हूँ, इस वाली लाइन पे ये अटैक करना है। तो यानी जो शिप का कैप्टन है उसे तो सब कुछ पता होना ज़रूरी है। राइट। अब उनको पता होने का मतलब क्या है कि मोस्टली लोगों को जो कंपनीज रन करते हैं उनको सब कुछ पता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको नहीं पता, तभी वो रन कर पा रहे हैं। बस कुछ मिसिंग लिंक होते हैं या कुछ रीसेंट अपडेट्स होते हैं। कनेक्टिंग द डॉट्स। कनेक्टिंग द डॉट्स वाली बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हमने एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग कर दिया है जिसके अंदर हम कनेक्टिंग द डॉट्स कर रहे हैं। राइट। कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में एक चीज़ है और वो प्लान में रिफ्लेक्ट करती है तो उसका स्टेट में कंप्लाइंस में क्या रिलेशन आता है। अगर एक प्रोडक्ट में कुछ मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस ऊपर नीचे होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट के और कौन सी कंप्लाइंस में जाता है। तो यानी कि ये सब डॉट्स क्या हैं कि किसी को बताना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बिजनेस करते समय कई बार आपकी प्रायोरिटी बिजनेस हो जाता है। तो हम कहते हैं कि आपने 1 साल 364 दिन बिजनेस कर लिया है, एक दिन 6 घंटे हमें दे दीजिए सिर्फ डॉट्स को इकट्ठा करने के लिए। बस ये वो छोटी सी ट्रेनिंग है। हाँ, उसका नाम जरूर ये रखा है नोटेड करके। ये नोटेड नाम आया था नोडल ऑफिसर ट्रेनिंग एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। ओके। और ये नाम इसलिए आता है क्योंकि सरकार की तरफ से एक रूल है कि हर कंपनी में एक नोडल ऑफिसर होना चाहिए, लेकिन जिसको सब कुछ पता होना चाहिए। अब किसी भी इंसान को 7-8 डिपार्टमेंट पता होना मुश्किल है। तो बस ये ट्रेनिंग उसी हिसाब से बनाएगी कि नोडल ऑफिसर को हम कैसे एजुकेट कर सकते हैं। वंडरफुल। तो सर अब आते हैं उस क्वेश्चन पे जहाँ से हमने कहानी शुरू की थी, और सबसे कंट्रोवर्शियल जो है वो भी वही है, आपके अवार्ड फंक्शंस पे, डायरेक्ट सेलिंग अवार्ड्स पे। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी उसी पर उठते हैं। तो आपने बताया वोटिंग होती है, फिर उसमें एक क्वेश्चन है थोड़ा सा, क्योंकि इंडस्ट्री में आप हैं, इंडस्ट्री के लोग आपके दोस्त हैं, तो उसमें आपके ऊपर दबाव रहता होगा कुछ। पहले 2 साल 3 साल तो बहुत था। पहले साल तो सबने कहा कि ये मजाक है, दूसरे साल सबने ये सोचा था कि ये होगा नहीं, और तीसरे साल सबको लगा कि अब ये चल रहा है तो अब इसमें राहुल को फोन करके बोला जा सकता है, पैसे ऑफर किए जा सकते हैं। और सिंपल सा इकोनॉमिक्स था। उनको कहा था यार इतना 2 महीने 3 महीने का वोटिंग का प्रोसेस करना, फिर उसमें सर्टिफिकेट जाना, वो तो खुद मुझे भी गाइड कर रहे हैं कि अब उसमें अगर आपको हर एक का व्हाट्सएप पे सर्टिफिकेट जाता है तो उसकी भी एक कॉस्ट है, फिर सर्वर की भी एक कॉस्ट है। इतनी मेहनत क्यों करनी है? डायरेक्ट रूट अपना लो। हाँ, और यारी दोस्ती तो है ही है। बट मुझे एक्चुअल में समझ ही नहीं आया कि मैं कौन हूं किसी को कहने वाला कि आप सबसे अच्छे हैं। राइट। मैं ये कैसे कह सकता हूं कि आपका पॉडकास्ट सबसे अच्छा है और उसका नहीं अच्छा, जस्ट बिकॉज आप मेरे दोस्त हैं इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता ना कि आप सबसे अच्छे हो गए। ठीक बात है। तो आप मेरे दोस्त हैं, मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ कि सर आप ऐसे नहीं ऐसे कर लीजिए, आप इस रास्ते से चल लीजिए, या इस टीम को इस तरीके से आप प्रमोट कर सकते हैं। और मैं सबको ये कहता हूँ कि अगर इसको छोड़ के कोई रास्ता है तो मुझे वो दे दो। सही मायने में तो हम भी तो 3 महीने हमारा सबका काम रुक जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, एक्चुअल में तो पूरे सिस्टम में हमारे पूरे ऑफिस में सारी चीजें रुक जाती हैं कि अब हम क्या करें। सारे काम उसके अवार्ड फंक्शन के करने हैं। और अब की बार तो ये हाल है टीम का, वो ये कह रहे हैं कि सर दिसंबर में मत करना, नवंबर में करके खत्म कर दो, और नहीं संभाला जाता ये क्वेश्चन। इसे जो चीज होनी है वो हो एक बार और करके आप हाँ खत्म करें। अब 16 लाख के आसपास की वोटिंग है। अच्छा। और तो ये सिस्टम बढ़ रहा है। हाँ, कुछ दोस्त नाराज हैं। अब वो आपका ये एक शेर है ना कि वो अमिताभ बच्चन सब कहते हैं कि अच्छे ने अच्छा कहा, बुरे ने बुरा कहा। अब जिसको जो समझ में आया उसने वो कहा। बट जैसे मैं सोशल मीडिया पे अपनाता हूँ, जो नीचे कमेंट कर रहे थे मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि रिस्पॉन्ड ना करूँ। अच्छा देखो, रिस्पॉन्ड ना बराबर वालों में किया जाता है। अब अगर कोई मुझे आज भी, हम रोज सुबह कई लोग, आज भी किसी ने मुझे मैसेज किया कि सर आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या जानते हैं, आपने क्या डायरेक्ट सेलिंग किया जो आप अवार्ड दे रहे हैं। अब आप क्या चूज करेंगे? आप यही कहते हैं कि सर आपका फीडबैक के लिए थैंक यू सो मच, आप जो काम कर रहे हैं प्लीज़ आप करते रहिए,
और कभी आपका दिल्ली आने का मौका मिलेगा तो चाय पियेंगे, मुलाकात करेंगे बस। अच्छा सर, आगे की बात करते हैं थोड़ा सा, इससे आगे की, जैसे कुछ मेरे मन की भावनाएं हैं, हो सकता है आपको वो टेक्निकली ठीक ना भी लगे। जैसे दुनिया में एक ऑर्गेनाइजेशन चलती है businessforhome.org, जी ठीक है, या आज हम सोशल मीडिया के दौर में हैं, सोशल मीडिया के दौर में हैं, फेसबुक प्रोफाइल है, लिंक्डइन प्रोफाइल है। लिंक्डइन प्रोफाइल क्या है? प्रोफेशनल प्रोफाइल है। अभी मैं कई बार सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव रहता हूँ, ये आप जानते हैं, तो लोग लिखते हैं आई क्विट, आई जॉइंट। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति की जो भी प्रोफेशनल प्रोफाइल है वो एक जगह मेंशन होनी चाहिए। तो ये जो महान, जैसे कहते हैं ना, भागीरथ प्रयास, अगर इसके लिए पूरे हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति मुझे दिखाई देता है तो मैंने ये सोचा हुआ था कि ये राहुल जी से प्रश्न मुझे पूछना है। देखिए, अगर आप पूरी ये प्रिंट मैगजीन की हिस्ट्री देखें डायरेक्ट सेलिंग की, तो एक डायरेक्ट सेलिंग टुडे जो मैगजीन है वो है, एक 2008 में नेटवर्किंग टुडे थी, और फिर हैदराबाद से बिजनेस डायरी थी। एक डिस्कशन सब में था एक येलो पेजेस बनाने का। ये सब हम बात करते थे, कभी प्रिंट में करते थे, उन पुराने जमाने में तो टेलीफोन डायरेक्टर की तरह आती थी, येलो पेजेस। फिर उसको कन्वर्ट किया गया कि हम एक ऑनलाइन में डायरी में कन्वर्ट करते हैं। कर क्यों रहे हैं, मुद्दा क्लियर नहीं होता था। तो मैं सबको ये कहता था, मुझे हमें डेटाबेस नहीं चाहिए, इससे ऊपर सोचो क्या है पर्पस चाहिए उसका, हमें ये सब क्या करना है, मतलब डेटाबेस इकट्ठा करके क्या करेंगे, पर्पस क्या होना चाहिए। फिर इंसिडेंटली मेरी वाइफ जो है वो लिंक्डइन में काफ़ी हेड पोजीशन पे रही, तो मुझे जब लिंक्डइन का वर्किंग समझ में आया तो मुझे समझ में आया कि यही शायद चीज़ हम मिस कर रहे हैं। राइट। जब मैंने उसे समझा, सारे टूल्स समझे और मैंने बिजनेस के टूल्स समझे, तो मुझे लगा कि एक चीज़ मिस कर रहे हैं। क्वेश्चन है आइडेंटिटी का। मैं तो जिसे कहते हैं जिद्दी हो गया कि मैंने सिवाय डायरेक्ट सेलिंग के कुछ नहीं करना। तो 10 साल तो लोगों ने मुझे जितना मर्जी कहा, मैंने तो सुना ही नहीं एक्चुअली में आज तक। अब वही कहते हैं, अच्छा तू डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है, तेरी जिंदगी में कुछ बदला नहीं, ये तू वही कर रहा है जो 25 साल पहले कर रहा था। अच्छा तेरा काम अभी भी वही है, अच्छा तू रहता भी वही है। तो मुझे तो अब ये कॉम्प्लीमेंट लगने लग गया, पर ये कितनों के साथ होगा। मैंने तो 10 साल चुप होकर निकाल लिया। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये हमें क्रिएट करना चाहिए, जिसके अंदर एक डायरेक्ट सेलर अपनी आइडेंटिटी कर सके और उसके तो ईमेल आईडी या वो शेयर कर सके कि काइंडली विजिट माय प्रोफाइल, प्लीज चेक इट, जैसे आज हम लिंक्डइन का करते हैं। आज अगर हमें कोई कॉल करता है या कहीं मिलने के लिए बुलाता है या हम किसी से मिलने जाते हैं, तो हम सीधा कहते हैं सर अपना लिंक्डइन का लिंक भेज दो। उससे ज़्यादा ना आप चेक करते हो ना कुछ करते हो। अगर आपके पास उसमें वेरीफाइड अकाउंट है लिंक्डइन में, या आपके पास टॉप वॉइस है, लिंक्डइन स्पीकर का टॉप वॉइस का बैच मिलता है आपका, तो बहुत ही बढ़िया लगता है कि यार ये बंदा मेरा पर्पस बता देता हूँ मुझे, क्योंकि कुछ लोग मिले जैसे कि मैं सर 20 साल से इंडस्ट्री में हूँ, और तब भी वो बातें वो वाली करते हैं कि भाई जैसे कुछ नहीं आता हो, और फिर आज भी वो वही गलती कर रहे हैं जिस गलती के कारण वो 20 साल बाद भी वहीं खड़े हैं जहाँ पे वो स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े थे। तो ये प्रोफाइल मैं चाहता हूँ कि जो आने वाली यूथ आए या नई जनरेशन आए या नई खेप आए इस इंडस्ट्री में, उसे इस सब चीज़ों से ना उलझना पड़े। उसके लिए जो सारा काम आप कर रहे हैं वहाँ पे ये भागीरथ प्रयास आप क्यों नहीं करते हैं इस भागीरथी को धरती तक लाने के लिए? इसका ना हमने इवैल्यूएट किया। इसमें निकल के क्या है आशीष साहब की ना, ये करीबन 9 पेजेस का प्रोफाइलिंग है और इसमें करीबन 18 APIs हैं। तो उसका वर्कआउट तो कर लिया सोल्यूशन। अब एक टेक्निकल पार्टनर ढूंढ रहे हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए। इसका हमने रोड मैप और कोड तो सब क्रिएट कर लिया है। वंडरफुल। मतलब आपके पास, मैंने बोला ना कहीं वाइब्रेशन है, क्योंकि मुझे लगा कि कितना इज्जत की बात है ना कि मतलब कि अगर मैं अपना विजिटिंग कार्ड बना रहा हूँ उसमें लिख रहा हूँ मैं फेसबुक आईडी, मैं लिंक्डइन आईडी एंड मैं बिजनेस फोरम आईडी। राइट। अगर कोई मुझसे पूछता है कि आप क्या काम करते हो, सर सेंडिंग यू द लिंक, काइंडली चेक। वंडरफुल। आप मेरे से मिलने आ रहे हैं, आप हो कौन, प्लीज चेक। बात ही खत्म हो गई। बिल्कुल ठीक है। तो राहुल जी, इसके अलावा और क्या क्या फ्यूचर प्लानिंग है आपकी डायरेक्ट सेलिंग को लेके आगे की? 2 चीज़ें। एक डायरेक्ट सेलिंग में जो नए, अब क्या होता है कि बिजनेसेस को नए ग्रोथ चाहिए। अब जैसे लॉ स्टेबल हो गया है और अपना हर स्टेट अपना अपनी एक कंप्लाइंस लेकर आ रही है। अब होगा क्या कि बिजनेसेस डबल होंगे। जब बिजनेसेस डबल होंगे तो उनके कुछ चैलेंजेस आएंगे जो उनको ग्रोथ के लिए चाहिए। तो सबसे पहले तो हमने वो आइडेंटिफाई किए हैं ऐसे 3-4 एरिया जिस पे ऑर्गेनाइजेशन को काम करना चाहिए फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो वो 4 चीज़ें जो निकल के आई हैं वो आई हैं, सबसे पहला तो है इनोवेशन इन प्रोडक्ट और उस पर रिसर्च कितनी है। सेकंड है डेटा, आप डेटा कैसे मैनेज करेंगे। तीसरा आपका टेक है,
और चौथा आपका मीडिया है। मीडिया से मतलब ये है कि अब एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को अपने आप को चारों तरीके से देखनी है। रिसर्च कंपनी, यानी अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग चला रहा हूँ तो मुझे ये बोलना पड़ेगा कि आई एम अ रिसर्च कंपनी, वो अंदर आना चाहिए सिस्टम में। आई एम अ डेटा रिस्पॉन्सिबल एंड अ डेटा मैनेजमेंट कंपनी। राइट। आई एम अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी। और आई एम अ मीडिया सेंट्रिक कंपनी। अब डायरेक्ट सेलिंग को ये समझना चाहिए कि वो मीडिया बाहर नहीं है, मीडिया अंदर है, वो इंटरनल है। अब वो इंटरनल है। तो ये जो 4 ट्रेंड्स हैं आज की डेट में, ये अब अगले साल कंट्रोल करेंगे हमारी मार्केट को। वंडरफुल। सेकंड हम जो काम कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं एआई और सीआरएम बेसिस पे कि एआई डायरेक्ट सेलिंग में इंटीग्रेट कैसे होगा। ओके, वंडरफुल। तो अभी हमने क्या किया है कि अभी तक जो हमारा एआई पे रिसर्च हुआ है वो कस्टमर केयर ऑपरेशंस पे इंटीग्रेट हो रहा है। यानी कि आपका एक चैटबॉट है, आपकी कॉल है, कस्टमर केयर है, आपको आईडी चेक करना है, आपको पासवर्ड लेना है, आपकी आईडी ग्रीन है, आपका पे आउट क्या है, वॉलेट क्या है, एक हिस्ट्री है, वो ऑटोबॉट चैटबॉट पे मैनेज हो रही है। वो एक एआई यूज कर रहे हैं। दूसरी एआई है जो एक्चुअली एक्वायरिंग के ऊपर और रिटेंशन पे काम कर रही है। सो मान लेते हैं कि आशीष रोहतागी साहब की डाउनलाइन के अंदर 10,000 लोग हैं, जिसमें से 3,000 लोग एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेते हैं, 4,000 लोग एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेते हैं। वो 3 महीने के इंटरवल पे लेते हैं, कोई ओडिशा में लेता है, किसी ने फ्रेंचाइजी से लिया, कंपनी से लिया। सो वो जो सारा डेटा है और वो जो कम्युनिकेशन है वो एआई के थ्रू ड्रिवन मैनेज हो सकता है। ओके। सो इसका मैंने जो डेमो देखा आशीष जी, माइंड बॉगलिंग था वो। आप समझिए कैसे, क्या उन्होंने मुझे डेमो करके दिखाया कि उन्होंने कहा कि राहुल सूदन अगर आप डायरेक्ट सेलिंग करना चाहता है तो राहुल सूदन का फेसबुक और इंस्टाग्राम को उन्होंने एक्सेस किया, मेरी प्रोफाइलिंग की, और फिर मुझसे कहा कि आप एक लिस्ट बनाएं। लिस्ट में मैंने अपने लोगों के नाम लिखे और मैंने उनका सोशल मीडिया हैंडल लिख दिया। एआई एक्चुअल में उस सोशल मीडिया हैंडल को एनालाइज करके आपको सजेस्ट कर देता है कि आपको किस किस को अप्रोच करना चाहिए। अच्छा, मतलब लिस्ट बिल्डिंग में फिल्टर लगा दिया। अब 100 लोगों के नाम थे, उसने 40 लोगों के नाम निकाल दिए। अब 40 उन्हें 60 क्यों नहीं निकाले हो कि छोड़ा किसको? उसने कहा कि आपको एक आपका दोस्त मोन्टू है, वो अभी फिल्म बना रहा है, फिल्म में इंटरेस्टेड है, तो वो आपके लिए अच्छा प्रोस्पेक्ट नहीं है। मतलब वेस्टेज ऑफ एफर्ट बचा दी। हाँ, आपका दोस्त है, उनके घर पे कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, अभी आप छोड़ दीजिए। आपका एक दोस्त है, वो होम लोन ट्राई कर रहा है, इसका मतलब उसकी प्रायोरिटी कुछ हो रहा है। इट स्टार्ट फिल्टरिंग दैट डेटा ऑल्सो। वंडरफुल। सेकेंड क्वेश्चन इसमें आता है कि जब वो पिक करता है तो उसका इन्विटेशन कैसे भेजोगे? तो आशीष जी को मैसेज जाएगा कि हाय आशीष, राहुल बोल रहा हूँ, एक 15 मिनट की मीटिंग चाहिए, ये नीचे कैलेंडर का लिंक है, कोई भी डेट अपनी फिक्स करके भेज दे। और जब तक हाँ नहीं करेगा ना, ये हर तीसरे दिन आएगा। अब आशीष क्या करेगा? 10 दिन के बाद एक बार कहेगा कि अच्छा चल मैं हाँ कर देता हूँ। अब जब वो हाँ करेगा, उसका ऑटोमेटिक कैलेंडर खुलता है, उसका टाइम सेट होता है, उसका 15 मिनट की कॉल होती है, एक एआई ड्रिवन ट्रेनर आता है, उसको प्रोडक्ट के प्लान की ट्रेनिंग देता है। लास्ट में 1 मिनट के लिए राहुल आता है कि भाई क्या हाल चाल है, चाय पिएगा या नहीं पिएगा, ये बता क्या करना है। मतलब सब कुछ ऑटोमेट हो गया और फुल ट्रेनिंग हो गई। वंडरफुल। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू वेरी मच। अब आते हैं एक लास्ट मेरे पर्सनल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन पे कि आपका एक फैमिली बिजनेस भी है, तो मैं चाहता हूँ आप उसके बारे में भी बताएं। आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आपने सेशन में स्टार्ट किया कि मैं हमारा जो रेस्टोरेंट है उसका मैं मालिक हूँ या ओनर हूँ। नहीं, एक्चुअली मेरा वो फैमिली बिजनेस है। वो हमारी पूरी फैमिली जो सूदन फैमिली है, ये उनका बिजनेस है और ये मेरे दादाजी का विजन है और डैडी और चाचा जी की मेहनत है। टेक्निकली नाउ वी आर अबाउट 100 ईयर ओल्ड फूड बिजनेस में है। वंडरफुल। और हम उल्टे हैं, जनरली जो लोग 100 साल पुराने हैं वो लिखते हैं, या जो लोग पुरानी दिल्ली वाले हैं वो लिखते हैं कि हम पुरानी दिल्ली से हैं। जो लाहौर अमृतसर से आते हैं वो एडवर्टाइज करते हैं। डैडी दादाजी इनमें से कुछ भी नहीं करते। दादाजी का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि खाना खाने के बाद अगर किसी को 1 मिनट में आपको नहीं पता चलेगा कि वो कैसा है और वो खुश है, तो आपको खाने के बिजनेस में नहीं होना चाहिए था। तो उन्हीं की मेहनत है सर, उन्हीं का नाम है जिसके बेसिस पे आज हम खड़े हैं। क्या नाम है सर? न्यू गोलहट्टी है। Okay. और ये पहले लाहौर से शुरू हुई थी, फिर अमृतसर से, फिर इसका कुछ पार्ट पुरानी दिल्ली था, आज पटेल नगर है। और आप में से जो भी लोग वेजिटेरियन हैं, मैं कहूँगा कि आप ज़रूर आएँ। डिस्काउंट मिलेगा? अब इससे बड़ी इंटरेस्टिंग है सर, एक बहुत फेमस टीवी चैनल वाले एक दिन पहुँच गए थे दुकान पे, कहते हैं हमने इंटरव्यू लेना है। तो मैंने कहा था एक्सपेक्टेशन क्या है? कह रहे हैं 10 लोग हैं, कुछ देख लेना। मैंने करना क्या है? कह रहे कुछ देख लेना। मैंने कहा भाई आप 3 टाइम का खाना भी खा लोगे ना, उसके बाद भी आप कहोगे इतने बिल आ रहा है, तो मेरे डैडी को तंग मत करना, तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं पेटीएम कर दूंगा। थैंक यू राहुल जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा आपके साथ
शानदार सेशन रहा और मुझे ऐसा लगता है कि आपसे तो बातें करते रहो तो टाइम बीत जाएगा, पर समय की अपनी एक मर्यादा है। तो मैं चाहूँगा ये पॉडकास्ट को यहीं विश्राम देना और फिर हम मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। थैंक यू सो मच आशीष जी। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। एंड अगला साल इस चैनल के लिए बहुत बहुत सक्सेसफुल हो, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों धन्यवाद आपका इस पूरे पॉडकास्ट को ध्यान से सुनने के लिए। अगर आपके राहुल जी से अभी भी कुछ क्वेश्चंस हैं किसी डायरेक्ट सेलिंग अवार्ड को लेके, डायरेक्ट सेलिंग टुडे को लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चंस डाल सकते हैं और मेरा प्रयास रहेगा राहुल जी से मैं अगली बार फिर बुला के उन क्वेश्चंस के आंसर आपकी तरफ से ले लूं। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आप डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी किसी हस्ती से यहाँ पे मिलना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।